हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 23वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 22 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। किरण जी की बात का मुक्ति कोई जवाब नहीं देती, वो तो बस चुपचाप खड़ी रहती है। तभी अभिक ने जल्दी से कहा, मोम, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए मुक्ति ने मुझसे शादी की है। अभिक की बात सुनकर सब लोग उसे घूर कर देखते हैं। सबके ऐसे देखने को अभिक इग्नोर कर देता है। तभी दादाजी ने अभिक का कान पकड़ते हुए कहा, तो बरखुरदार, आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। मुक्ति इतने दिनों से हमारे साथ थी और मेरे पूछने पर भी तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे दोस्त की बीवी है। तो अभिक ने अपना कान छुड़वाते हुए कहा, अरे दादू, उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आपको बताऊं। आपको बताता तो मोम को भी पता चल जाता और वो सब कुछ छोड़कर यहाँ मुझे पीटने के लिए आ जाती। तो किरण जी ने कहा, वो तो अभी भी पीटेगा। किरण जी की बात सुनकर अभिक ने बेचारी सी शक्ल बनाकर कहा, मोम, अब तो छोड़ दो, अब तो मेरी शादी हो गई है, अब क्या बीवी के सामने ही पीटोगे? अगर आप उसके सामने पीटोगे तो वो भी मुझे पीटेगी, फिर आपका बेटा बैंड की तरह बजता रहेगा। अभी की बात सुनकर आदि ने कहा, आपका तो बैंड बजना ही चाहिए। आपके बिना आंटी को बताए शादी कर ली और बिना बताए भाभी को शादी से पहले अपने साथ रख रहे थे। इसीलिए अगर एक बार आपकी बैंड बज जाएगी तो आप दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे। आदि की बात सुनकर अभी उसे घुरकर देखता है, मानो कह रहा हो कि तुझे तो मैं बाद में देखूंगा बेटा। तभी सार्थक की माँ रीता जी ने सार्थक से कहा, सार्थक, तुम भी बता दो, क्या तुमने भी शादी कर रखी है या फिर हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढे? अगर हमें बाद में पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। अपनी माँ की धमकी सुनकर सार्थक ने डरते हुए कहा, नहीं मोम, शादी तो नहीं की, लेकिन एक लड़की देख रखी है और मैं आपको बताने ही वाला था उसके बारे में। आप उसकी माँ से जाकर बात कर लेना हमारी शादी की। तो रीता जी ने कहा, चलो अच्छा, तुमने शादी नहीं की है, हम लड़की की फैमिली से मिलकर तुम्हारी शादी की बात करेंगे। फिर रीता जी ने अभी की तरफ देखकर कहा, और हाँ अभी हम लोग तुम्हारी इस शादी को नहीं मानते। रीता जी की बात सुनकर सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। मुक्ति भी उन्हें ही देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो रीता जी ने मुक्ति को देखकर कहा, अरे बेटा, रो क्यों रही हो? मैंने तो बस ये कहा कि हम इस शादी को नहीं मानते, क्योंकि तुम्हारी और अभी की शादी हम दोबारा करवाएंगे और सार्थक की शादी भी तुम लोगों के साथ ही होगी। रीता जी की बात सुनकर मुक्ति अपने आंसू पोंछ लेती है। तभी किरण जी ने मुक्ति के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत खुश हैं कि हमारे नालायक बेटे ने जिंदगी में कुछ तो अच्छा फैसला लिया, वरना हमें तो लगा था वो किसी ऐसी ही लड़की को हमारी बहू बनाकर ले आएगा, लेकिन उसने हमें हीरा लाकर दिया है। तो अभिक ने कहा, मोम, आप मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई? तो किरण जी ने कहा, तुझे जो लग रहा है वही। किरण जी की बात पर अभिक का मुंह बन जाता है। सब लोग वहीं हॉल में बैठकर बातें करने लगते हैं। सार्थक, अभिक, प्रथम, रुद्र वहां से स्टडी रूम में चले जाते हैं। सार्थक ने स्टडी रूम में पहुंचकर कहा, रुद्र, एक बात पता चली है, हमारे घर में ही कोई गद्दार है जिसने अद्विका के कॉलेज जाने की खबर कनिका ओबरॉय और कनिका कश्यप को दी थी और उसने ही अपने आदमी को भेजकर तुम पर अटैक करवाया था। तो अभिक ने कहा, अभी तक तो वो त्रिशा थी, अचानक से अब कौन सा ऐसा आ गया? कृतिका के अलावा कोई नया नहीं है, सारे सर्वेंट पुराने ही है, कहीं उनमें से ही तो कोई गद्दार नहीं हो गया? तो रुद्र ने कहा, पता करो कौन है वो, और उसे ऐसी मौत दो कि उसकी रूह तक कांप जाए, उसे भी तो पता चले रुद्र सिंह ओबरॉय से गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है। तभी प्रथम ने कहा, रुद्र, हमें अद्विका और प्राची की सिक्योरिटी भी बढ़ा देनी चाहिए। वो दोनों कॉलेज में अकेले होते हैं, अगर किसी ने उन्हें टारगेट किया तो रुद्र ने कहा, हाँ, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो प्रथम हाँ में सिर हिला देता है। वहीं हॉल में अद्विका शिल्पा जी की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। शिल्पा जी प्यार से उसके सर को सहला रही थी। तभी प्रथम ने वहां आकर कहा, क्या बात है, लगता है आज सारा प्यार बेटी पर ही लुटाया जाएगा। लगता है बेटा तो किसी को याद ही नहीं है। तो अद्विका ने कहा, हाँ, क्योंकि बेटी को टाइम नहीं है माँ से बात करने का, इसीलिए माँ मुझे मुझे प्यार कर रही है। आप जाइए, अपने खड़ूस दोस्त के साथ काम कीजिए, चोट आई हुई है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, फिर भी काम करना है, इन्हें रात में उठकर जाते हैं काम करने के लिए। तो रुद्र ने कहा, अच्छा, मैं कहाँ गया था? तो अद्विका ने कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आपको जाते हुए देखा था, मुझे लगा कि मेरा सपना है, लेकिन सुबह पता चला वो सपना नहीं था। तो प्रथम ने रुद्र से कहा, कहाँ गया था तू रात में? तो रुद्र ने कहा, कहीं नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी तो स्टडी रूम में चला गया था। तो अद्विका ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना,
ये रात को भी उठकर जाते हैं। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, लेकिन मेरी बात सच निकली। अद्विका की बात सुनकर रुद्र उसे हैरानी से देखता है। वो तो यही सोच रहा था कि उसकी मासूम बीवी इतनी स्मार्ट कब से हो गई। तभी दादाजी ने रुद्र से कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रुद्र, अपनी नहीं, कम से कम हमारी फिक्र तो करो, किसी और की नहीं तो अद्विका की फिक्र तो करो। डॉक्टर ने तुम्हें इसीलिए घर नहीं भेजा कि यहाँ आकर काम करो, डॉक्टर ने आराम के लिए भेजा है। तभी शिल्पा जी ने कहा, रुद्र ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है। एक एक करके सभी रुद्र को सुनाए जा रहे थे। वहीं रुद्र अपनी प्यारी बीवी को घूर रहा था। रुद्र ने अद्विका को देखते हुए अपने मन में कहा, बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें, रूम में चलो, तुम्हें मैं बताता हूँ। तभी रुद्र ने एकदम से कहा, ओके फाइन, नहीं करूँगा कोई काम। रुद्र के चिल्लाने पर सब लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। तभी रीता जी ने टॉपिक चेंज करते हुए सार्थक से कहा, सार्थक हम उस लड़की की फैमिली से मिलना चाहते हैं ताकि तुम्हारे रिश्ते की बात कर सके और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा सके, वरना मुझे तो तुम पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। दो ने तो बिना बताए शादी कर ली और इस बात में कोई गुंजाइश नहीं कि तुम ऐसा करने से पीछे हटोगे। तो सार्थक ने कहा, मॉम हम कल चलेंगे उनसे मिलने। तो सब लोग हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी प्रथम ने कहा, अच्छा हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, आप लोगों से शाम को मिलेंगे। तो सब हाँ में सिर हिला देते हैं और प्रथम, सार्थक, अभी और आदि ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं बाकी सब अपने कमरों में चले जाते हैं। अद्विका सिया के साथ वहीं हॉल में रह जाती है। अद्विका को अच्छे से पता था कि अगर वो रूम में गई तो रुद्र उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए वो हॉल में ही शिया के साथ रुक जाती है। अद्विका और शिया अपनी में ही मस्त बातें करने में लगे हुए थे। तभी ऊपर से आते हुए रुद्र की नज़र झूमर पर जाती है जो काफी हिल रहा था। रुद्र को कुछ गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगता है। रुद्र ने उनकी तरफ आते हुए कहा, शिया, अद्वि, उठो वहां से। रुद्र के चिल्लाने पर दोनों उसकी तरफ देखती है। तभी रुद्र एक बार फिर से चिल्लाता है। रुद्र के ऐसे चिल्लाने पर सिया डर जाती है और जल्दी से खड़ी होकर हट जाती है। वहीं अद्विका को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि रुद्र चिल्ला क्यों रहा। तभी रुद्र एक बार ऊपर देखता है तो वो झूमर गिरने ही वाला था, तो वो जल्दी से अद्विका का हाथ पकड़कर खींच लेता है। दोनों एक दूसरे के साथ दूर जाकर गिरते हैं। डर की वजह से अद्विका रुद्र के सीने में अपना मुंह छुपाए हुए थी। वहीं शिया तो डर की वजह से कांप रही थी। उस झूमर के गिरने की आवाज़ सुनकर सब लोग अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। जब उनकी नज़र रुद्र और अद्विका पर जाती है तो वो जल्दी से उनके पास चले जाते हैं। शिल्पा जी ने अद्विका को उठाते हुए कहा, अद्वि बच्चा, तुम ठीक तो हो? फिर रुद्र की तरफ देखकर कहा, रुद्र तुम ठीक हो? तो रुद्र हाँ में सिर हिला देता है। वहीं सिया अब भी डर से कांप रही थी। तो रुद्र ने शिया के पास जाकर कहा, बच्चा क्या हुआ, तुम्हें चोट आई है? तो शिया बस नाम में गर्दन हिला देती है। तभी रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा, तेजा। रुद्र के ऐसे चिल्लाने पर एक बॉडीगार्ड यूनिफॉर्म में एक आदमी अंदर आ जाता है। जब उस आदमी की नज़र हॉल में गिरे झूमर पर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तभी रुद्र ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए ऐसी लापरवाही कैसे हो सकती है? तभी तेजा ने कहा, सॉरी बॉस, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया, सीसीटीवी में कोई दिखाई नहीं दिया है। तो रुद्र ने गुस्से में कहा, पता करो ये किसने किया है और उसे ऐसी सजा दो कि वो मरते दम तक याद रखे। तभी तेजा ने कहा, बॉस अगर आपकी परमिशन हो तो मैं सारे सर्वेंट से बात करना चाहूँगा, वो भी आपके सामने ही। तो रुद्र ने कहा, जो करना है करो, लेकिन मुझे वो आदमी चाहिए किसी भी कीमत पर। तभी अद्विका की नज़र रुद्र की चेस्ट पर जाती है जहाँ हल्के खून के धब्बे लगे हुए थे। तो अद्विका ने परेशान होते हुए कहा, आपको चोट लगी है, पहले आप इसे दिखा दीजिए। तभी शिल्पा जी ने रुद्र के पास आकर कहा, रुद्र पहले तुम यहाँ बैठो और इसकी ड्रेसिंग करवाओ, फिर जो करना है करो। शिल्पा जी ने रुद्र को बिठाकर उसका घाव देखने लगती है। अद्विका को बचाने के चक्कर में उसके घाव से खून निकलने लगा था। शिल्पा जी रुद्र की ड्रेसिंग करने लगती है। वहीं रुद्र के घाव को देखकर अद्विका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं रुद्र के फेस पर इस वक्त गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सब लोगों के फेस पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही वक्त हुआ था प्रथम और बाकी सब भी ऑफिस से आ गए थे। प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, रुद्र ये सब क्या है? तो रुद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, कुछ नहीं, बस किसी की मौत आई है, वो भी बहुत दर्दनाक। शिल्पा जी ने रुद्र की ड्रेसिंग कर दी थी। अब सारे सर्वेंट हॉल में एक लाइन में खड़े हुए थे। रुद्र सबको गुस्से में घूर रहा था। तभी तेजा ने कहा, तुम में से ये किसने किया, चुपचाप बता दो, वरना तुम सब लोगों के साथ क्या होगा ये तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। सारे सर्वेंट डर से कांप रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि पता नहीं आज किसकी मौत आई है। तभी तेजा ने एक मेल सर्वेंट को देखकर कहा, जब ये सब हुआ तुम कहाँ थे? तो उस सर्वेंट ने डरते हुए कहा, सर मैं गार्डन में था, प्लांट्स को पानी दे रहा था। तेजा सारे सर्वेंट से पूछताछ कर रहा था। सबकी हालत खराब होती जा रही थी। वहीं कृतिका के फेस पर ये सब देखकर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी।
अभी कृतिका के ऊपर किसी का ध्यान नहीं था, सब लोग बस सर्वेंट को ही देख रहे थे। ये सब देखकर कृतिका जल्दी से वहाँ से चली जाती है। वहीं एक सर्वेंट की तो हालत खराब हो रखी थी। तभी तेजा ने उसके पास आकर कहा, तुम कहाँ थे? तेजा की आवाज़ सुनकर ही वो एकदम से काँप जाता है। तभी तेजा ने उसकी कॉलर पकड़कर कहा, तुमसे कुछ पूछा गया है, जवाब दो उसका। तेजा के कॉलर पकड़ने से वो सर्वेंट और भी ज़्यादा घबरा जाता है। उसकी तो पेंट ही गीली हो गई थी। फिर तेजा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हारे शरीर के पुर्जे पुर्जे खोल दूंगा, बोलो। तो सर्वेंट ने डरते हुए कहा, सर मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मैं तो उस वक्त टेरेस पर था। तो तेजा ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम उस वक्त टेरेस पर क्या कर रहे थे? तेजा के सवाल का उस सर्वेंट के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस हकलाता रह जाता है। तभी तेजा की नज़र उसके हाथ पर जाती है जहाँ कट लगा हुआ था। तेजा ने उसका हाथ देखते हुए कहा, और ये तुम्हारे हाथ पर कट कैसे लगा? तो उसने डरते हुए कहा, सर किचन में सब्जी काटते वक्त लग गया था। तभी प्राची ने उसे देखकर कहा, जहाँ तक मुझे याद है सुबह से मैंने तुम्हें किचन में नहीं देखा, क्योंकि किचन में मैं ही थी। अब उस सर्वेंट की पोल खुल चुकी थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पैसों के लालच में आ गया था। आज के बाद कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तो तेजा ने उसका गला पकड़ते हुए कहा, आगे तू गलती करने के लिए जिंदा बचेगा तब तो तू कोई गलती करेगा। अब ये बता, तुझे ये सब करने के लिए किसने बोला था? तेजा की आवाज़ सुनकर वो अंदर तक हिल जाता है। फिर वो अपना सिर इधर-उधर घुमाकर देखता है, लेकिन उसे कृतिका नज़र नहीं आती। तो सर्वेंट ने कहा, सर वो मैडम यहाँ नहीं है, वो यहाँ से चली गई है। उन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे इस काम के लिए। सर्वेंट की बात सुनकर सब समझ जाते हैं कि वो कृतिका की बात कर रहा है। तभी रुद्र ने कड़क आवाज़ में तेजा से कहा, तेजा ले जाओ इसे और ऐसी सजा दो कि इसकी 7 पुश्तें भी याद रखे। रुद्र की बात सुनकर तेजा उस सर्वेंट को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। उनके जाने के बाद रुद्र ने बाकी सर्वेंट की तरफ देखकर कहा, अगर तुम में से आगे किसी ने भी गद्दारी करने की कोशिश की तो तुम लोगों की हड्डियों तक तुम्हारे परिवार को नसीब नहीं होगी, ये बात याद रखना। तो वो सारे सर्वेंट हाँ में सिर हिला देते हैं। वहीं इस हादसे की वजह से शिया और अद्विका काफी डर गई थी। अद्विका तो रोई जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहना ही बंद नहीं हुए थे। तभी रुद्र ने शिया की तरफ देखकर कहा, बच्चा जाओ, जाकर आराम करो। तो सिया वहां से अपने रूम में चली जाती है। बाकी लोग भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं रुद्र अपने रूम में था। उसने तेजा को कॉल करके कहा, तेजा कृतिका जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ, उसे उसके किए की सजा देना है। तो तेजा ने यश बोश कहकर कॉल काट देता है। तभी रुद्र की नज़र अद्विका पर जाती है, जो वॉशरूम से बाहर आ रही थी। अद्विका चुपचाप आकर बेड पर बैठ जाती है। तो रुद्र भी अपने कदम अद्विका की तरफ बढ़ा देता है। रुद्र ने अद्विका के पास बैठकर उसके फेस को अपनी तरफ करते हुए कहा, क्या हुआ जान, तुम ठीक तो हो? रुद्र की तरफ देखकर अद्विका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो रुद्र ने अद्विका के आंसू साफ करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें कहीं चोट आई है क्या? रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। तो रुद्र ने कहा, तो फिर ये बताओ तुम रो क्यों रही हो? तो अद्विका ने सुबकते हुए कहा, अगर आज आपको कुछ हो जाता, मुझे डर लग रहा है कहीं दोबारा ऐसा हुआ तो। तो रुद्र ने अद्विका के आंसू साफ करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही मुझे कुछ होगा और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। तो ये अपने आंसू वेस्ट करना बंद करो। मुझे मेरी हंसती मुस्कुराती हुई बीवी पसंद है, ऐसी रोंदू नहीं। रुद्र की बात सुनकर अद्विका अपने आंसू पोंछ लेती है। तभी रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, वैसे अभी तो मुझे तुम्हें पनिशमेंट भी देनी है। तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, क्यों, अब मैंने ऐसा क्या किया? तो रुद्र ने कहा, सुबह सबने मेरी बुराई कर रही थी, सब मुझे सुना रहे थे, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट देना तो बनता है ताकि तुम दोबारा किसी से मेरी बुराई ना कर सको। तो अद्विका ने कहा, गलती आपकी है और आप पनिशमेंट मुझे देने की बात कर रहे हैं, जाइए, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। इतना बोलकर अद्विका अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ये अच्छा है, पनिशमेंट से बचने के लिए नाराज होकर बैठ जाओ। रुद्र की बात का अद्विका कोई जवाब नहीं देती, वो उसी तरह चुपचाप बैठी रहती है। तभी रुद्र अपने सीने पर हाथ रखकर खड़ा होता है। रुद्र के कराने की आवाज़ सुनकर अद्विका घबरा कर उसकी तरफ देखती है। अद्विका की आंखों में इस वक्त रुद्र के लिए परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। अद्विका ने रुद्र की तरफ देखकर परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ, आपको दर्द हो रहा है? तो रुद्र ने कहा, हाँ बहुत, क्योंकि मेरी बीवी मुझसे नाराज जो हो गई है। रुद्र की बात सुनकर अद्विका को समझ आ जाता है कि वो नाटक कर रहा है। तो अद्विका ने वहां से उठते हुए कहा, मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ सिया के पास, आप रहिए यहाँ अकेले। और अद्विका गुस्से में मुंह फुलाकर वहां से सिया के रूम की तरफ चली जाती है। वहीं रुद्र मुस्कुराकर बेड पर लेट जाता है। तभी कुछ ही देर बाद अद्विका वापस रूम में आ जाती है। जब रूम का दरवाजा खुलता है तो रुद्र के फेस पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे पता था ये उसकी प्यारी सी मासूम बीवी ही है।
अद्विका रूम में आकर बेड के बगल में खड़े होकर रुद्र को घूरने लगती है। वहीं रुद्र अपनी आंखें बंद करके लेटा रहता है। तभी अद्विका ने रुद्र को घूरते हुए कहा, आपने अपनी दवाई ली? अद्विका की आवाज़ सुनकर रुद्र अपनी आंखें खोलकर अद्विका को देखता है, जो उसे ही घूर रही थी। तो रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, अगर कोई देगा तभी तो मैं दवाई लूँगा, लेकिन लगता है किसी को मुझसे ज़्यादा अपने गुस्से की परवाह है। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने कहा, ये बात तो आपको झूठ बोलने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब उठिए और दवाई खा लीजिए। अद्विका की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए बैठ जाता है। तभी अद्विका रुद्र को दवाई निकाल कर देती है। रुद्र चुपचाप खा लेता है। रुद्र को दवाई खिलाने के बाद अद्विका वहाँ से जाने लगती है। तो रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। रुद्र के हाथ पकड़ने पर अद्विका रुद्र की तरफ देखती है। तो रुद्र ने कहा, कहाँ जा रही हो? तो अद्विका ने मुंह फुलाते हुए कहा, सिया के पास। तो रुद्र अद्विका का हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे अद्विका सीधा रुद्र की गोद में पहुंच जाती है। वहीं अद्विका की आंखें बड़ी हो जाती है। उसने रुद्र की तरफ देखकर कहा, ये क्या हरकत है? अगर आपको लग जाती तो रुद्र ने कहा, मेरी बीवी मुझसे नाराज होकर मुझसे दूर जा रही है, तो मैं ऐसे कैसे जाने देता, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब चलो साथ में सोते हैं। तो अद्विका ने कहा, नहीं मुझे नहीं सोना अभी, फिर मुझे रात में नींद नहीं आती। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई नहीं, रात में कुछ और कर लेंगे। रुद्र की इस्माइल उसकी बातें सुनकर अद्विका ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती? चोट आई हुई है, फिर भी आपको वो सब करना है। तो रुद्र ने अद्विका के फेस को देखकर कहा, जान मैं तो काम की बोल रहा था कि रात में हम कुछ काम कर लेंगे। तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या करना चाहती हो तुम? रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं भी काम के लिए ही बोल रही थी। अभी आप ठीक नहीं हो, आपको काम करना है। तो रुद्र ने अद्विका के फेस को देखकर कहा, तो काम नहीं कुछ और कर लेंगे? तो अद्विका ने अब चिढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं करना। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा कुछ मत करना, लेकिन अभी तो मेरे साथ लेट जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छे से नींद आएगी। रुद्र की बात मानकर अद्विका चुपचाप बगल में लेट जाती है। रुद्र भी उसके बगल में लेट जाता है। शाम को सब लोग गार्डन में बैठकर चाय पी रहे थे। वहीं रुद्र प्रथम बाकी लोगों के साथ एक तरफ बैठकर कुछ डिस्कस कर रहा था। वहीं अद्विका उन लोगों को देखकर मुंह बना रही थी। अद्विका को मुंह बनाते देख शिल्पा जी ने कहा, क्या हुआ बच्चा, आप ऐसी शक्ल क्यों बना रही है? तो अद्विका ने रुद्र और बाकी सबकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, माँ क्या इन लोगों को काम के अलावा और कुछ नहीं आता? जब देखो तब काम के पीछे पड़े रहते हैं, क्या एक ही चीज के लेकर बोर नहीं होते? अद्विका की बातें और उसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर शिल्पा जी ने हंसते हुए कहा, अब ये तो तुम उन लोगों से ही पूछो। तो अद्विका ने मुंह बनाते हुए कहा, छोड़िए मुझे नहीं पूछना, जो करते हैं करने दो। अगर पूछने गई तो हो सकता है वो राक्षस भड़क जाए। अद्विका की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कृतिका एक होटल रूम में बैठी गुस्से में शराब पिए जा रही थी। वहीं उसके सामने एक लड़का एक औरत बैठी हुई थी। तभी उस औरत ने कृतिका की तरफ देखकर कहा, तुम्हें एक काम दिया था लेकिन तुम वो भी नहीं हुआ, तुम्हारे लिए बैकअप भी भेजा ताकि तुम पर कोई शक ना करे, लेकिन तुमने क्या किया, पूरे प्लान पर पानी फेर दिया और अब यहाँ आकर हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठ गई हो। अब तुम्हें भी उस रुद्र से बचाना पड़ेगा। उस औरत की बात सुनकर कृतिका ने गुस्से में कहा, ओ रियली मैं बोझ हूँ या आप बोझ हो? आपने अपना शरीर देखा है, किसी बुलडोजर की तरह हो। अगर एक बार किसी पर गिर गई तो सामने वाला उठेगा नहीं, सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। कृतिका की बात सुनकर सामने बैठी कनिका कश्यप पूरी तरह से गुस्से में भर जाती है। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरे काम की नहीं होती तो अब तक तुम ऊपर पहुंच चुकी होती। तभी निखिल ने कनिका जी को शांत करवाते हुए कहा, मोम आप शांत रहिए, ऐसे आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। तो कनिका ने खड़े होते हुए कहा, ये बात तुम इसे समझाओ, मुझे नहीं। इतना बोलकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद निखिल खड़े होकर जाकर कृतिका के बगल में बैठ जाता है। निखिल ने अपना हाथ कृतिका की टांग पर रखकर उसे सहलाते हुए कहा, रिलैक्स बेबी, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इस वक्त निखिल की आंखों में हवा साफ दिखाई दे रही थी। तभी कृतिका ने निखिल की तरफ देखकर कहा, ये बात तुम अपनी माँ को समझाओ, मुझे नहीं, क्योंकि वो ही हमेशा गुस्से में फटती रहती है। तो निखिल ने कृतिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, डोंट वरी बेबी, मैं उन्हें संभाल लूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें संभालना है। तो कृतिका ने उसके कॉलर पकड़कर अपने और करीब खींचते हुए कहा, तो संभालो ना, किसने रोका है? और फिर कृतिका निखिल के होठों पर अपने होठ रख देती है और दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। वहीं निखिल के हाथ कृतिका की थाई को सहला रहे थे। फिर निखिल कृतिका को गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर में दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे और उस रूम में कृतिका की सिसकियां गूंज रही थी।
वहीं ओबरॉय प्लेस में अद्विका अपने रूम में बालकनी में बैठी थी। इस वक्त वो आसमान को देख रही थी। आज उसे अपने पापा की याद आ रही थी। भले ही उसके पापा ने उसके मुंह मोड़ लिया था, लेकिन वो तो उन्हें नहीं भूल सकती थी। आखिर थी तो बेटी ही, कोई और बेटी अपने माँ बाप को ऐसे ही नहीं भूल सकती। अपने पापा को याद करते हुए अद्विका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अद्विका को अपनी कमर पर कुछ रेंगता हुआ फील होता है, तो वो समझ जाती है कि ये उसका खड़ूस पति है। रुद्र अद्विका के सीने पर अपना सिर टिकाकर ऊपर आसमान को देखने लगती है। तभी रुद्र ने अद्विका की कमर सहलाते हुए कहा, क्या हुआ जान, क्या सोच रही हो तुम? तो अद्विका ने ऊपर देखते हुए कहा, पापा ने ऐसा क्यों किया? क्यों उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया? क्या गलती थी मेरी? तभी रुद्र ने अद्विका की तरफ अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, उस इंसान से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं लगता वो तुम्हारा, तो उसके लिए आंसू बहाना बंद करो, समझी? आगे से मुझे तुम्हारी आंखों में उस इंसान के लिए आंसू नहीं दिखने चाहिए। तभी अद्विका ने कहा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, पापा है वो मेरे। तो रुद्र ने कहा, कुछ नहीं लगता वो तुम्हारा। अगर बाप होता तो अपनी बेटी पर यकीन करता, ऐसे मुंह नहीं फेरता। वैसे भी उसने तुम्हें गोद लिया था, तुम उसकी सगी बेटी नहीं हो। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने हैरान होते हुए कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मानती हूँ पापा ने मुझ पर यकीन नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरे पापा नहीं है। अद्विका को खुद नहीं पता था कि उसे गोद लिया गया, क्योंकि उस वक्त वो 3 साल की थी, उसे कुछ याद नहीं था। तभी रुद्र ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, और अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अब चलो चलकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अद्विका को पता था रुद्र से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो चुपचाप अंदर रूम में चली जाती है। वहीं रुद्र भी जाकर अद्विका के बगल में लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भरकर आराम से सो जाता है। अगली सुबह अद्विका की नींद रुद्र से पहले खुल गई थी। वो चुपचाप उठकर वॉशरूम में चली जाती है। अद्विका के दिमाग में अभी भी रुद्र की बातें घूम रही थी। वो जल्दी से रेडी होकर नीचे पहुंच जाती है। वहीं जब रुद्र की नींद खुलती है तो अद्विका वहां नहीं थी। रुद्र उसी तरह खड़े होकर स्लीपर पहनकर नीचे चला जाता है। वहीं अद्विका हॉल में सबके साथ बैठी हुई थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी शिल्पा जी ने रुद्र को देखकर कहा, रुद्र तुम अभी तक रेडी नहीं हुए, क्या बात है? तो रुद्र ने अद्विका की तरफ देखकर कहा, क्योंकि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मेरी हेल्प करने वाला कोई वहाँ नहीं था। तो रीता जी ने कहा, ओ तो तुम अद्विका को बुलाने आए थे। रीता जी की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। तभी शिल्पा जी ने अद्विका से कहा, अद्वी बचा जाओ, रुद्र की हेल्प कर दो। शिल्पा जी के बुलाने पर भी अद्विका कोई जवाब नहीं देती। तभी शिल्पा जी ने अद्विका के हाथ पर हाथ रखकर कहा, अद्वी बच्चा क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? शिल्पा जी के बोलने पर अद्विका ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या हुआ माँ? तो शिल्पा जी ने कहा, कहाँ खोई हुई हो, रुद्र तुम्हें बुलाने आया है, तुम जाकर उसकी हेल्प कर दो। तो अद्विका हाँ में सिर हिला देती है और वहां से उठकर चली जाती है। रुद्र भी उसके पीछे चला जाता है। आज अद्विका का नेचर सबको बदला बदला लग रहा था। तभी शिल्पा जी ने प्रथम से कहा, प्रथम तुम्हें आज अद्वी कहीं खोई खोई नहीं लग रही? तो प्रथम ने कहा, हाँ मोम, हो सकता है किसी चीज को लेकर परेशान हो, मैं उससे बात करके देखूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो शिल्पा जी हाँ में सिर हिला देती है। वहीं रुद्र के रूम में अद्विका रुद्र को कपड़े पहना रही थी। रुद्र की नजरें अद्विका के फेस पर ही थी। वो अभी भी कहीं खोई हुई सी लग रही थी। तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, जान क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो तुम? रुद्र की बात सुनकर अद्विका एक नज़र रुद्र को देखती है। फिर अद्विका ने कहा, क्या आप मेरे पेरेंट्स के बारे में पता कर सकते हैं, वो कौन थे? उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा, मुझे जानना है। आखिर क्यों मुझे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ी जिसमें मुझे दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिला? इस वक्त अद्विका की आंखों में नमी थी। तभी रुद्र ने अद्विका के गाल को सहलाते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम इसे रोओगी नहीं। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रुद्र की बात सुनकर अद्विका जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है और फिर वो दोनों वहां से नीचे चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद रुद्र बाकी सबके साथ स्टडी रूम में चला जाता है। रुद्र ने स्टडी में जाकर सार्थक से कहा, कृतिका का कुछ पता चला? तो सार्थक ने कहा, हाँ वो निखिल के साथ अपनी रातें रंगीन कर रही है। सार्थक की बात सुनकर आदि ने कहा, छी, मुझे नहीं पता था कि उसकी चॉइस इतनी घटिया है। यहाँ तो वो भाई के पीछे डोरे डाल रही थी और वहाँ उस निखिल के साथ। तभी रुद्र ने सार्थक से कहा, अभी कुछ दिन अपनी जिंदगी जी लेने दो, क्योंकि अभी मुझे उससे भी जरूरी काम करना है, और तब तक मैं भी ठीक हो जाऊंगा। उसका हिसाब तब करूंगा जब वो बिल्कुल बेखौफ होगी। तो प्रथम ने रुद्र से कहा, ऐसा कौन सा काम है जिसके बारे में हमें नहीं पता? तो रुद्र ने कहा है, कुछ और टाइम आने पर तुझे भी पता चल जाएगा। रुद्र की बात सुनकर प्रथम ने कहा, ऐसा कौन सा काम करने जा रहा है जो टाइम आने पर पता चलेगा? तो रुद्र ने कहा है, कुछ वक्त आने पर पता चल जाएगा। तभी प्रथम ने कहा, ओके, वैसे तू
बताने से तो रहा, अच्छा अब ये बता अद्वि को क्या हुआ है? वो सुबह से कुछ खोई-खोई सी लग रही है। तो रुद्र ने कहा कुछ नहीं, उसे बस अपने उस बाप की याद आ रही है जिसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो प्रथम ने कहा तो तूने उसे डाँटा? प्रथम की बात पर रुद्र ने कुछ नहीं कहा। वो वहाँ से उठकर चला जाता है तो प्रथम ने खुद से कहा ये खड़ूस कभी नहीं सुधरेगा, बेचारी मेरी बहन को डाँट दिया। फिर प्रथम भी वहाँ से चला जाता है। अद्विका उसके साथ हॉल में बैठी हुई थी। तभी प्रथम ने अद्विका के पास आकर कहा बच्चा तुम ठीक तो हो? तो अद्विका ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ भाई मैं ठीक हूँ। तभी प्रथम तिरछी नज़र से रुद्र को देखते हुए बोला अगर कोई डांटे तो मेरे पास आ जाना, मैं उसे देख लूंगा। तो अद्विका हाँ में सिर हिला देती है। तभी रुद्र ने कड़क आवाज में कहा अगर तुम्हारा हो गया हो तो ऑफिस पे चलो, काम भी देख लो। तो प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा जा रहा हूँ, भड़क क्यों रहा है? फिर प्रथम बाकी सबके साथ ऑफिस के लिए निकल जाता। तभी रुद्र की नज़र एक सर्वेंट पर जाती है जो कैनवास लेकर जा रहा था। तो रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा ये कहाँ ले जा रहे हो? तो अद्विका ने कहा वो मुझे गार्डन में ले जा रहे हैं क्योंकि मैंने कहा मेरी पेंटिंग करने का मन था, मैं गार्डन में पेंटिंग करूंगी। तो अब आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हो तो अब आप कुछ मत पूछिएगा। इतना बोलकर अद्विका वहां से उस सर्वेंट के पीछे चली जाती है। वहीं रुद्र तो बस हैरानी से अद्विका को देख रहा था। तभी शिया ने रुद्र के मजे लेते हुए कहा क्या बात है भाई, भाभी ने तो आपकी बोलती ही बंद करवा दी। और फिर वो भी मुस्कुराते हुए अद्विका के पीछे चली जाती है। उनके जाने के बाद रुद्र भी वहां से अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाकर रुद्र ने किसी को कॉल करता है तो 2 रिंग में ही उधर से कॉल उठा लिया जाता है। तो रुद्र ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा मैंने जो काम दिया था उसका क्या हुआ? तो उधर से किसी ने कहा सर हम पता कर रहे हैं, जल्द ही पता चल जाएगा। तो रुद्र ने कहा 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, उससे ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए। तो उधर से ओके बॉस कहकर फ़ोन काट दिया जाता है। वहीं गार्डन में अद्विका शिया के साथ मस्ती कर रही थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। इन दिनों सार्थक का रिश्ता भी छवि के साथ फिक्स हो गया था। कल सार्थक छवि के साथ अभी को मुक्ति की भी एंगेजमेंट थी। भले ही दोनों की शादी हो गई थी लेकिन किरण जी दोबारा से सारी रस्मों के साथ दोनों की शादी करवाना चाहती थी और उन लोगों की शादी ओबरॉय प्लेस में ही हो रही थी। वहीं अद्विका आज काफ़ी खुश नज़र आ रही थी क्योंकि कल एंगेजमेंट थी और वो और सिया दोनों काफ़ी एक्साइटेड थी। अद्विका अपने रूम में कल के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। पूरे रूम में कपड़े ही बिखरे पड़े हुए थे। जब रुद्र रूम में आता है तो वह हैरानी से पूरे रूम को देख रहा था। रुद्र को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने रूम में नहीं किसी और के रूम में आ गया हो। तभी उसकी नज़र अपनी प्यारी बीवी पर जाती है जो बेड के बीचों बीच पालथी मारकर बैठी थी। तभी रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा ये सब क्या है? तो अद्विका ने रुद्र की तरफ देखकर मासूम सा मुंह बनाकर कहा वो मैं कल के लिए कपड़े देख रही थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। तो रुद्र ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा कल के लिए कपड़े तुम्हें मिल जाएंगे, पहले इन्हें हटाओ। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने कहा अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद हटाऊंगी, अभी मैं थक गई हूँ तो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा थक गई हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा, सुबह से ऐसा क्या किया है तुमने? तो अद्विका ने रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा सुबह से अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी लेकिन कुछ अच्छा ही नहीं लगा। अद्विका की बात सुनकर रुद्र अपना सिर हिला देता है और फिर उसे बेड के पास जाकर अद्विका को उठाते हुए कहा अभी के अभी ये कपड़े उठाओ, उसके बाद रेस्ट करोगी तुम। रुद्र की बात सुनकर अद्विका मुंह बनाकर रुद्र की तरफ देखती है और बेड से उठकर अपने सारे कपड़े उठाने लगती है। अद्विका ने कपड़े उठाकर कपबोर्ड में ठूस दिए थे और आकर बेड पर लेट जाती है। वहीं रुद्र बस अद्विका की हरकतें देख रहा था। वो अद्विका को देखकर अपना सिर हिला देता है। वहीं दूसरी तरफ मुक्ति के रूम में अभी मुक्ति को बाहों में लेकर खड़ा था। मुक्ति बार बार उसे छोड़ने के लिए बोल रही थी लेकिन अभी उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तभी मुक्ति ने खींचते हुए कहा आखिर आप मुझे छोड़ने के बदले क्या लोगे? तो अभिक ने मुक्ति के कान के पास जाकर कहा एक किस, मुझे बस एक किस दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। अभी की बात सुनकर मुक्ति ने उसकी तरफ देखते कहा नहीं, मैं कोई आपको किस नहीं करूंगी। तो अभिक ने अपने उसी एटीट्यूड में कहा फिर ठीक है रहो, ऐसे ही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुक्ति ने आखिरी बार कोशिश करते हुए कहा प्लीज जाने दीजिए ना, सब नीचे वेट कर रहे होंगे। अभय मुक्ति को पकड़े हुए था। मुक्ति उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रही थी लेकिन अभी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तभी मुक्ति ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा ठीक है, आप जो चाहते हैं वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो अभिक ने मुस्कुराते हुए कहा ओके फिर ठीक है करो। तो मुक्ति ने अभिक को देखकर कहा ठीक है लेकिन उसे उससे पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी होगी। तो अभिक ने मना करते हुए कहा नहीं, मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा। तो मुक्ति का ने कहा देखिए मैं आपकी बात मान रही हूँ ना, तो
आपको भी मेरी बात माननी चाहिए। तो अभी मुक्ति की बात मानकर अभी अपनी आँखें बंद कर लेता है। अभी को देखकर मुक्ति के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो धीरे-धीरे अभी के करीब बढ़ने लगती है। अभी को मुक्ति की साँसें अपने फेस पर महसूस होती है, तो अभी की पकड़ मुक्ति की कमर पर ढीली हो जाती है। तभी मुक्ति अभी के होठों के बिल्कुल करीब पहुंचकर एकदम से उससे दूर हो जाती है। वहाँ से जल्दी से दरवाजे के पास पहुंच जाती है। जब अभी को कुछ फील नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोलकर देखता है मुक्ति दरवाजे के पास खड़ी थी और उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से भाग जाती है। मुक्ति की इस हरकत पर अभी अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुरा देता है। वहीं सब लोग हॉल में बैठे थे। छवि उसकी माँ भी आज यहाँ आ गई थी। मुक्ति भी उन लोगों के पास आकर बैठ जाती है। तभी शिल्पा जी ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये अद्विक कहाँ दिखाई नहीं दे रही। तो प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आज रुद्र घर पर है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अद्विका कहाँ होगी। प्राची की बात सुनकर शिल्पा जी मुस्कुरा देती है। तभी उसकी नज़र अद्विका पर जाती है जो अपनी आंखें मलते हुए नीचे आ रही थी। अद्विका के बाल बिखरे हुए थे और मुंह लटका हुआ था। तभी शिल्पा जी ने कहा, क्या हुआ अद्वि बच्चा, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। तो अद्विका ने शिल्पा जी की गोद में से रखते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, वो राक्षस मुझे ढंग से सोने भी नहीं देता। अद्विका की बात सुनकर सब समझ जाते, जरूर रुद्र ने ही कुछ किया होगा। तभी प्रथम ने वहां आते हुए कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या उस खड़ूस ने फिर से डांटा तुझे। तभी प्रथम ने रुद्र की कड़क आवाज सुनाई देती है, क्या मेरे बारे में बात हो रही है। रुद्र की आवाज सुनकर प्रथम अद्विका एक दूसरे को देखते हुए जल्दी से नाव में सिर हिला देते हैं। तभी रुद्र ने प्रथम से कहा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो प्रथम शारदा अभी रुद्र के साथ चले जाते हैं। वहीं आदि ने अद्विका के पास बैठते हुए, भाभी आपने कल के लिए क्या सोचा है, कुछ प्लान है। तो अद्विका ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे भाई के होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ प्लान बना भी लेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तभी शिया ने अद्विका के पास आकर कहा, नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों ना हम कुछ धमाकेदार सोचे। तभी शिया के पापा रंजीत सिंह ने कहा, तुम लोग अपनी सोच को लगाम दो, अगर रुद्र को पता चला तो तुम लोगों का क्या हाल होगा, तुम सोच भी नहीं सकते, वो तुम लोगों को सजा देगा अगर तुमने कुछ गड़बड़ की। सजा की बात सुनकर आदि और रिद्धिका दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। उनकी आंखों के सामने उनकी पनिशमेंट घूमने लगती है। फिर उन दोनों ने अपना सिर झटकते हुए कहा, चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें कुछ धमाकेदार नहीं सोचना चाहिए, जैसा है वैसा ठीक है। उन दोनों की हालत देखकर बाकी लोगों को हंसी आ रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि पास्ट में रुद्र ने उन्हें किसी पनिशमेंट दी है। उन दोनों को देखकर सिया ने कहा, क्या हुआ, आप दोनों को ऐसे अचानक से मना क्यों कर रहे हो। तो अद्विका ने सिया से कहा, क्योंकि हम धूप में ग्राउंड में दौड़ना नहीं चाहते, अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और फिर आदि और अद्विका वहां से भाग जाते हैं। उनको ऐसे भागते देख सिया को कुछ समझ नहीं आता, वो अपना सिर खुजाते रह जाती है। रात में सब डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं आलिया परेशान से अपने रूम में घूम रही थी। तभी आदि आलिया के रूम में आकर डोर बंद कर देता। आदि को वहां देखकर आलिया ने उस पर भड़कते हुए कहा, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो आदि ने आलिया के पास आते हुए कहा, मेरा घर मैं जहाँ चाहूँ जिसके रूम में चाहूँ जा सकता हूँ। तो आलिया ने कहा, भले ही ये घर तुम्हारा है, लेकिन अभी मैं इस रूम में रह रही हूँ तो तुम इस तरह से नहीं आ सकते। आदि आलिया की बातें सुनते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। वहीं आलिया आदि को अपनी तरफ आते देखकर एकदम कदम पीछे ले रही थी। तभी आलिया पीछे जाकर दीवार से टकरा जाती है। अब तक आदित्य बिल्कुल आलिया के करीब पहुंच गया था। आलिया आदि दीवार के बीच फंसी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आलिया आदित्य की आंखों में खो गई थी। वहीं आदि आगे बढ़कर अपने होठ आलिया के होठों पर रख देता है और उसे चूमने लगता है। वहीं आलिया की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो भी आदि को रिस्पॉन्स करने लगती है। धीरे धीरे दोनों की किस पेशेंट हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। जब दोनों को सांस लेने में तकलीफ होती है तब जाकर वे एक दूसरे को छोड़ते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हुए लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।